फिर से स्वागत है और हम अब इस ट्रिपल इंटीग्रल कंटिन्यू रखेंगे। हम पहले से ही डबल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के अन्य अनुप्रयोगों का मूल्यांकन कर चुके हैं। आज हम ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में सीखेंगे। मूल रूप से इस लेक्चर में हम मूल्यांकन भाग को देखेंगे। पहले इस ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे परिभाषित किया जाए, इसलिए हमें वही सामान स्लैश सिमिलर करने की जरूरत है जो हमने डबल इंटीग्रल के लिए किया है। हम दिए गए क्षेत्र स्लैश रीजन को विभाजित करते हैं, इसलिए अब हमारा क्षेत्र स्लैश रीजन 3 आयामी स्थान में होगा। हम उस क्षेत्र स्लैश रीजन को इन सब रीजन में विभाजित करेंगे और हम इन सब क्षेत्रों स्लैश रीजन के वॉल्यूम को यह डेल्टा भी 1 डेल्टा भी 2 डेल्टा भी n कहते हैं। इसलिए अब हमारे पास 3 आयामी स्थान है और हमने इसे छोटे क्षेत्रों स्लैश रीजन में विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र स्लैश रीजन के लिए हम इस डेल्टा भी 1 डेल्टा भी 2 और डेल्टा भी n द्वारा इसकी वॉल्यूम को निरूपित कर रहे हैं। और अब हम एक पॉइंट xj yj और zj को jth सब रीजन में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट कहते हैं। यह वैसा ही समान स्लैश सिमिलर है जैसा हमने दो आयामी मामले में किया है। हमने डोमेन को दो आयामी डोमेन को छोटे वर्गों में विभाजित किया है और फिर प्रत्येक सेल्स में हमने एक पॉइंट लिया है और उस पॉइंट पर फंक्शन के अनुरूप वैल्यू को क्षेत्रफल से गुणा किया गया और उसका योग किया गया और उस योग की लिमिट लेते हुए हम डबल इंटीग्रल का परिचय देते हैं। यहाँ भी इसलिए हम इस योग को कंसिडर करेंगे, इसलिए इन सभी वॉल्यूम पर योग करें। डेल्टा भीजे को फंक्शन वैल्यू से गुणा किया जाता है, इसलिए इस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू एक्स जे भीजे जेड जे जिसे हमने जेटीएच सब रीजन में कंसिडर है और हम इन सभी क्षेत्रों स्लैश रीजन या इस मल्टीप्लिकेशन को इन सभी क्षेत्रों में जोड़ रहे हैं, जिसका अर्थ है कि यह जे 0 से n तक अलग हो रहा है। और अब अगर हम यहाँ लिमिट लेते हैं, क्योंकि n अग्रसर है इन्फिनिटी या इसके आसपास, यह डेल्टा भीजे जाएगा क्योंकि डोमेन अभी फिक्स हो गया है। इसलिए यदि हम इस n को इन्फिनिटी तक अग्रसर होने दे रहे हैं तब सब रीजन इन्फिनिटी में जाएंगे, अर्थात प्रत्येक सब रीजन का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। यह मानते हुए कि यदि यह लिमिट इन्फिनिटी के लिए n दृष्टिकोण के रूप में मौजूद है तो उस मामले में हम इसे इंटीग्रल कहते हैं और ट्रिपल इंटीग्रल के लिए 3 आयामी मामले में इस इंटीग्रल के लिए नोटेशन हम इस नोटेशन का उपयोग करते हैं। इसलिए अब हमारे पास इस इंटीग्रल के लिए 3 प्रतीक है जो हमारे 3 आयामी प्लेन क्षेत्र स्लैश रीजन में एक स्थान है। फिर हमारे पास यहाँ फंक्शन है, यहाँ एक एक्स वाई जेड स्थान में उस वॉल्यूम पर एकीकृत कर रहे हैं और फिर योग से परिभाषा आ रही है जब हमने इस f को इस डेल्टा भीजे के साथ जोड़ा है और अंत में इस लिमिट को लेते हुए n इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है। फिर से भौतिक व्याख्या, अगर हम एक त्वरित नज़र डालना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए यदि यह f 1 होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई f नहीं है। इसलिए हम मूल रूप से इस डेल्टा वीजे को प्रत्येक सब क्षेत्र स्लैश रीजन की वॉल्यूम में जोड़ रहे हैं और फिर लिमिट ले रहे हैं। इसलिए इस f को एक कंसिडर करके हमें उस सब रीजन की वॉल्यूम के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। डबल इंटीग्रल का उपयोग कर हमने उस वॉल्यूम आयतन की भी गणना की है जो डबल इंटीग्रल के अनुप्रयोगों में से एक था, लेकिन उस स्थिति में हमने माना कि f इंटीग्रेशन में उस इंटीग्रैंड सरफेस के साथ डबल इंटीग्रल और हमें वॉल्यूम दे रहा था। लेकिन अब इस मामले में जब हम इस f को 1 पर सेट करते हैं तो हम दरअसल इस डोमेन की वॉल्यूम प्राप्त कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन का डोमेन है, जिसे इस मामले में भी द्वारा दर्शाया गया है। और हमारे पास एप्लीकेशन भी थी कि वे डबल इंटीग्रल के मामले में दूसरे के मामले में डोमेन के क्षेत्रफल का पता लगा रहे हैं और वहाँ भी हमने इस फंक्शन को 1 पर सेट किया है और इस फंक्शन के बिना इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमें इंटीग्रेशन के डोमेन का क्षेत्रफल
मिल रहा था। इस मामले में जब हम इस इफ को 1 पर सेट करते हैं तो हमें डोमेन की वॉल्यूम मिल जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास इस 3 आयामी स्थान में एक वॉल्यूम है। इसलिए यह वॉल्यूम का प्रतिनिधित्व करता है यदि हम एफ एक बार के बराबर है, ताकि हम ट्रिपल इंटीग्रल के अनुप्रयोगों में से एक को भी देख सकें। ट्रिपल इंटीग्रल का मूल्यांकन कैसे करें ताकि डबल इंटीग्रल के मूल्यांकन का पता चले, यह भी आसान होगा। इसलिए यह सिंगल इंटीग्रल की इस इटेरेटिव कंप्यूटेशन का विचार है। और फिर उदाहरण के लिए यदि हम कंसिडर करते हैं कि यह सबसे व्यापक स्लैश जनरल रूप दिया गया है, तो यह एक आंतरिक सबसे आंतरिक इंटीग्रल है जिसे इसके संबंध में x लिया जाता है। बहुत व्यापक स्लैश जनरल स्थिति में इस x की लिमिट y और z का फंक्शन f से उनके y और z तक का एक फंक्शन हो सकता है। इसलिए जब हम आंतरिक को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ फंक्शन मिलेगा, क्योंकि x के ऊपर हमने इंटीग्रेट किया है, इसलिए हमें अब x नहीं दिखेगा। लेकिन लिमिट यहाँ हो सकती है, y z का फंक्शन यहाँ y z का फंक्शन हो सकता है। और फिर हमारे पास इंटीग्रंट में y z भी होगा। इसलिए व्यापक स्लैश जनरल रूप से आंतरिक इंटीग्रल के मूल्यांकन के बाद हमें y और z का एक फंक्शन मिलेगा। फिर एक बार आंतरिक इंटीग्रल का मूल्यांकन करने के बाद हम अब y के संबंध में आउटर इंटीग्रल पर जाएंगे। इसलिए अब हम y के संबंध में इंटीग्रेट कर रहे हैं और y की लिमिट z का फंक्शन हो सकती हैं। इसलिए इस दूसरे आंतरिक इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के बाद हमें z का कुछ फंक्शन प्राप्त होगा। और अब अंत में हम इस x z को z के संबंध में इंटीग्रेट करेंगे। और अब लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कांस्टेंट है और आपको x y का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और z, क्योंकि हम इस भी या सभी बिंदुओं पर इस x y z को अपने वॉल्यूम में अंत में इंटीग्रेट कर रहे हैं, यह मुक्त होगा। इस इंटीग्रल वैल्यू में x y z का कुछ भी नहीं होगा। एक बार हमारे पास आंतरिक दो इंटीग्रल का मूल्यांकन है जिसे हम z के एक फंक्शन की तरह प्राप्त कर रहे हैं, और अब हम z के संबंध में इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए आउटर इंटीग्रल के लिए अब लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए यह एक व्यापक स्लैश जनरल विचार है जिसे हमें हमेशा इंटीग्रल की लिमिट रखते समय ध्यान में रखना चाहिए। आंतरिक वाला, जब हम x के संबंध में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट y और z का फंक्शन हो सकती हैं। दोनों लिमिट निचली और ऊपरी हो सकती हैं। इस इंटीग्रेशन के बाद x हटा दिया गया है, हमारे पास वेरिएबल का फंक्शन है y और z, और फिर हम y के संबंध में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लिमिट अभी भी z का फंक्शन हो सकती हैं, जैसे यहाँ साई 1 z और साई 2 z। ये लिमिट z और आउटर फंक्शन हो सकती हैं। तो z के लिए कांस्टेंट लिमिट होनी चाहिए। और अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू प्राप्त करेंगे जो इस x y n z से मुक्त है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर डबल इंटीग्रल के समान स्लैश सिमिलर इंटीग्रेशन का ऑर्डर महत्वहीन है। यदि इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है तो डबल इंटीग्रल के समान स्लैश सिमिलर डबल इंटीग्रल के समान है। इंटीग्रेशन का ऑर्डर महत्वहीन है यदि इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट हैं। तो यदि हम कांस्टेंट लिमिट के साथ काम कर रहे हैं, उदाहरण के लिए यहाँ x की लिमिट a से f है, ये कांस्टेंट्स हैं, y c से d है और z a से b है। यदि ये लिमिट कांस्टेंट हैं तो हमें इंटीग्रेशन के ऑर्डर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और सीधा हम यहाँ इस ऑर्डर को बदल सकते हैं। इसलिए x y z अब z y और x है, और अब z की लिमिट a से b होंगी, क्योंकि इस इंटीग्रल में यहाँ z की लिमिट थी तो यहाँ भी z a होगा। इसी तरह y c
से डी की लिमिट, यहाँ भी वाई सी से डी की लिमिट, और फिर आउटर एक्स की लिमिट है, इसलिए यहाँ ए से एफ, तो यहाँ भी हमारे पास ए से एफ है, इसलिए यदि इंटीग्रेशन की रेंज या इंटीग्रेशन की लिमिट कांस्टेंट है तो हम ऑर्डर बदल सकते हैं। साथ ही हम ऑर्डर dz dx dy की तरह आगे भी बदल सकते हैं, और वह अनुरूप लिमिट इंटीग्रल पर विरुद्ध होंगी। एक बार जब हमारे पास एक बहुत ही व्यापक स्लैश जनरल मामले में उपरोक्त जैसे फंक्शन होते हैं तो हमें करना होगा या इंटीग्रेशन के ऑर्डर को बदलना अधिक कठिन होगा, और हमें अब बहुत सावधान रहना होगा जब हम ऑर्डर को उसी के समान स्लैश सिमिलर बदलते हैं जैसा हमने दो चरों के मामले में किया है। एक बार जब हम ऑर्डर को फिर से बदलते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की लिमिट को खोजने के बारे में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यदि ये लिमिट कांस्टेंट नहीं है, यदि लिमिट कांस्टेंट है, कोई भी ऑर्डर को आसानी से बदल सकता है। इसलिए अब हम मूल्यांकन के लिए जाएंगे, इसलिए पहला उदाहरण जिसे हम कंसिडर करेंगे वह है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x प्लस वाई प्लस जे। बहुत ही सरल फंक्शन है और हम जेड वाई और फिर x के संबंध में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसलिए आंतरिक वाला z के संबंध में 0 से x प्लस वाई की लिमिट है और y के लिए लिमिट 0 से x के रूप में दी गई है और x के लिए लिमिट 0 से a के रूप में दी गई है। यदि आप इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले हमें z के संबंध में इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। z के संबंध में जब हम इस फंक्शन e पावर x प्लस वाई प्लस जेड को इंटीग्रेट करते हैं, स्वाभाविक रूप से इस x प्लस वाई को कांस्टेंट माना जाएगा और हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि e पावर x प्लस वाई प्लस जेड का इंटीग्रल फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x प्लस वाई होगा और z के साथ होते हुए कोई फैक्टर या कुछ भी नहीं है, इसका इंटीग्रल कुछ फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x प्लस वाई प्लस जेड होगा और हमें अब लिमिट लगानी होंगी ताकि निचली लिमिट 0 है, ऊपरी लिमिट x प्लस वाई है। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बार जब हम z x प्लस वाई की इस लिमिट को रखते हैं तो यह कई गुना हो जाएगा। x प्लस वाई पहले से ही था तो z को x प्लस x के रूप में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। हमें x प्लस वाई की 2 गुना एक्सपोनेंशियल पावर और माइनस निम्न लिमिट प्राप्त हो रही है, इसलिए z को 0 कहा जाता है। हमें इस x प्लस वाई माइनस की 2 गुना e पावर मिलेगी, इसीलिए z को 0 कहा जाता है और हमें e पावर x प्लस वाई मिलती है और अब हमारे पास y के संबंध में और फिर x के संबंध में केवल 2 इंटीग्रल शेष हैं। अब हम हल करेंगे क्योंकि y के संबंध में ऑर्डर समान होना चाहिए। हम उदाहरण के लिए पहले x के संबंध में इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास x है। इंटीग्रेशन में हमारे पास x भी लिमिट में है। वही यहाँ हमें इसे पहले केवल z के संबंध में करना है क्योंकि z इंटीग्रेट में x और y शामिल हैं, लिमिट में भी x और y शामिल हैं, इसलिए आंतरिक के इस इंटीग्रेशन के बाद हमें मिला इस x और y पावर का फंक्शन 2 गुना x प्लस वाई माइनस e पावर x प्लस वाई। यहाँ ऑर्डर समान होना चाहिए, पहला आंतरिक फिर आउटर और आदि इसी तरह क्रम में। यहाँ जब हमें x और y का यह फंक्शन मिलता है तो हम अब y के संबंध में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए y के संबंध में इसका इंटीग्रल पावर 2 गुना, अब हमारे पास 2 यहाँ 2 गुना x प्लस वाई है, इसलिए यहाँ दोनों यहाँ डिनोमिनेटर पर जाएंगे। यहाँ 0 से y तक की लिमिट है। अब आउटर इंटीग्रल dx माइनस 0 से a, इस इंटीग्रल और इसकी पावर x प्लस वाई का इंटीग्रल है जो फिर से e पावर x प्लस वाई है और इस आंतरिक इंटीग्रल की लिमिट यहाँ 0 से x तक है। इसलिए अब हम उपरोक्त लिमिट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। y को x से बदल दिया जाएगा, इसलिए हमारे पास 2x होंगे और फिर हमारे पास वहाँ 2 होगा, इसलिए हमें यह 4x एक्सपोनेंशियल 4x आधे कारक के साथ मिलेंगे पहले से ही उनके, और फिर हम y 0 रखेंगे तो हमें 2x मिलेंगे। यह इंटीग्रल हमें e पावर 4x माइनस e पावर 2x देंगे। यहाँ से e पावर 2x और माइनस e पावर x प्राप्त कर सकते हैं। यह माइनस साइन
और यह आधा हमने दोनों पदों से कॉमन लिया है, इसलिए अब हम इन्हें यहाँ एक में इंटीग्रल करने के लिए मिला रहे हैं, इसलिए यह दो गुणनखंड आएंगे क्योंकि हम इस आधे को इंटीग्रल से बाहर ले गए हैं, इसलिए यह दोनों आएंगे और ई पावर 2 x माइनस ए पावर x यह अब हमारा इंटीग्रंट है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं, यह ई पावर 4x है और इन्हें माइनस 3 ए पावर 2x मिलेगा और फिर हमारे पास माइनस माइनस प्लस है तो यह ई पावर 2x तो 2 ई पावर x है। यह फिर से इंटीग्रेट करने के लिए बहुत आसान है, जो हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल होने पर मिलेगा यह 4x। तो फिर से मुझे थोड़ा मूल्यांकन करने दें। यहाँ हमारे पास e पावर 4x है, इसलिए यह इंटीग्रल e पावर 4x ओवर 4 दिया जाएगा। दूसरा हमारे पास 3 e पावर 2x बटा 2 है और यहाँ हमारे पास 2 हैं और एक्सपोनेंशियल x तो हमारे पास 0 से a तक की लिमिट और यह आधा फैक्टर भी वहीं स्थित है, आधा। अब यह आधा और जब हम वहाँ रखते हैं तो यह ई पावर 4 बटा 4 माइनस 3 बटा 2 ई पावर 2 है और फिर हमारे पास 2 ई पावर एक जैसे है, फिर माइनस साइन के साथ 0 इस एक को 4 के ऊपर रख देगा और यहाँ फिर से 0 1 देगा तो 3 बटा 2 और यहाँ यह माइनस 2 होगा और ठीक यही हमारे यहाँ ई पावर 4 बटा 8 है और माइनस 3 बटा 4 तो 2 2 4 यहाँ हमारे पास ई पावर 2 और यह 2 इस आधे के साथ है, इसलिए हमें यहाँ ई पावर मिलता है। और एक बार जब हम यह गणना कर लेते हैं यह 4 है, उसके बाद हमारे पास माइनस 1 फिर 6 और माइनस 8 है। यहाँ माइनस 3 बटा 4 मिल रहा है और यह 1 बटा 2 है तो माइनस 3 बटा 8 है। यह इस सरल इंटीग्रल का मूल्यांकन है, इसलिए हमें फिर से इंटीग्रल को हल करना होगा जैसे, और फिर ये सिंगल इंटीग्रल बन जाते हैं, इसलिए पहले z के संबंध में, फिर y के संबंध में और अंत में x के संबंध में। तो आगे हमारे पास यह समस्या 2 है जहां हम इस इंटीग्रल का मूल्यांकन करेंगे और यह R क्षेत्र स्लैश रीजन R दिया हुआ है, बाउंडेड है, x 0 के बराबर है तो y 0 रेखा के बराबर है और z 0 रेखा के बराबर है। यह मूल रूप से ये अब प्लेन हैं, इसलिए हम 3 आयामी स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह x 0 के बराबर है, y z प्लेन है, यहाँ y 0 के बराबर है, x z प्लेन है और यह x y प्लेन है और हमारे पास यहाँ एक और प्लेन है x प्लस y प्लस z 1 के बराबर है, इसलिए यह इस x अक्ष पर 1 से काट रहा है और ऐसा था कि z फिर से 1 पर है और x फिर से 1 पर है, इसलिए हमारे पास यह तिरछा प्लेन है और हमारे पास यह 3 कोऑर्डिनेट प्लेन है। x 0 के बराबर है, y 0 के बराबर है और z 0 के बराबर है, इसलिए यह स्थिति x अक्ष y अक्ष और z अक्ष है और फिर हमारे पास यह प्लेन है जो इस x प्लस y प्लस z बराबर 1 द्वारा दिया गया है जो कि प्लेन के बराबर है। इसलिए हमारे पास 4 प्लेन 3 मानक कोऑर्डिनेट प्लेन हैं और फिर हमारे पास यह एक प्लेन x प्लस वाई प्लस है z a के बराबर है, इसलिए अब हमें इस क्षेत्र स्लैश रीजन R के लिए लिमिट फिक्स करनी होगी तो R इन 3 प्लेन से बाउंडेड है। अब हम लिमिट लगा रहे हैं, इसलिए हमारे पास x प्लस वाई प्लस z के ऊपर एक इंटीग्रेट है प्लस 1 पावर 3 पहले z के संबंध में, फिर y के संबंध में और फिर x के संबंध में फिक्स करते हैं। हम ऑर्डर भी बदल सकते हैं और तदनुसार लिमिट बदल जाएंगी। z के संबंध में अब z की दिशा में तो हमारे पास x अक्ष है
और हमारे पास y अक्ष है और फिर हमारे पास z अक्ष है और यहाँ एक प्लेन है x बराबर y x प्लस वाई प्लस जेड एक के बराबर है। अब हम पहले y की दिशा में फिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम हमेशा z बराबर है 0 से शुरू करेंगे। हम इस तीन आयामी स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और हम इस प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड एक के बराबर है, इसलिए यहाँ से हम यह z ले सकते हैं, इसलिए एक माइनस एक्स माइनस वाई। हम इस तीन आयामी स्थान में प्रवेश कर रहे हैं z से होकर। यह वॉल्यूम 0 के बराबर है क्योंकि यह प्लेन है। हमारे पास एक्स वाई प्लेन के रूप में है, इसलिए हम इस एक्स वाई प्लेन से प्रवेश कर रहे हैं और फिर डोमेन को हमेशा इस प्लेन से छोड़ना, जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 द्वारा दिया गया है। इसका मतलब है कि वहाँ z एक माइनस एक्स माइनस वाई इस z की लिमिट के लिए हमारे पास z बराबर 0 है। इसके लिए z बराबर एक माइनस एक्स और माइनस वाई है। z की लिमिट अब फिक्स हो गई है, इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसे एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करना है। हमारे वॉल्यूम को अब एक्स वाई में प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है प्लेन, क्योंकि z अक्ष में z अक्ष के साथ हमने लिमिट की गणना की है, इसलिए z 0 से एक माइनस एक्स माइनस वाई हो जाता है। और अब यदि हम इसे एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं, हमें क्या मिलेगा? यदि हमारे पास यहाँ x अक्ष है, हमारे पास y अक्ष है, तो यह वह प्रोजेक्शन होगा जो x पर काट रहा है। a के बराबर है, यहाँ भी y a के बराबर है। यह अब इस x y प्लेन में प्रोजेक्शन है। हमें अब केवल x और y के लिए यहाँ लिमिट फिक्स करने की आवश्यकता है। इस रेखा की यह इक्वेशन इस z में 0 पर सेट हो जाएगी। हमारे पास x प्लस वाई 1 के बराबर है, इसलिए अब यह प्रोजेक्शन है और हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अब हम दो आयामी मामले में हैं और हम जानते हैं कि लिमिट को कैसे फिक्स किया जाए। अब y की लिमिट इसीलिए y होगी कि y के लिए अब हम इस डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ y से प्रोजेक्टेड डोमेन फॉर्म 0 के बराबर है और हम y बराबर एक माइनस एक्स पर छोड़ रहे हैं, इसलिए y की लिमिट भी y बराबर 0 से स्पष्ट हैं और डोमेन को वहां y बराबर एक माइनस एक्स पर छोड़ रहे हैं। और अब x के लिए जो कुछ बचा है, तो स्वाभाविक रूप से फिर से हम सब कुछ x अक्ष पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो देखने का एक और तरीका है, अगर हम अब इसे फिर से x अक्ष पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें बस यह 0 से 1 मिलेगा। यह रेखाखंड x अक्ष पर 0 से 1 तक x के लिए x की लिमिट का भाग अब 0 से 1 हो जाएगा। इस तीन आयामी गणना के लिए सबसे कठिन भाग हमेशा यह होगा कि लिमिट ज्ञात करें। ट्रिक यह है कि आंतरिक एक के लिए है z के लिए हमें इस पूरे तीन आयामी वॉल्यूम को देखना होगा और देखें कि z के संबंध में जहां हम डोमेन में प्रवेश कर रहे हैं और हम किस पॉइंट पर हैं, हम किस सरफेस पर इस वॉल्यूम से बाहर निकल रहे हैं। इस मामले में सरफेस सरल था, जहां यह प्रवेश करता है वह एक्स वाई प्लेन था, जिसका अर्थ है कि z वहां 0 था, इसलिए यह 0 के बराबर z से इस वॉल्यूम में प्रवेश कर रहा है और इस वॉल्यूम से इस z अक्ष के साथ मौजूद पॉइंट यह था कि यह प्लेन z x प्लस वाई प्लस जेड ए के बराबर है या z एक माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर है। z की लिमिट फिक्स करने के लिए 3 था। हम इस विशेष मामले में हैं कि z 0 से अग्रसर होता है और यह z बराबर है एक माइनस एक्स माइनस वाई पर छोड़ता है। एक बार जब हम z के लिए y कार्य के लिए लिमिट फिक्स कर लेते हैं, तो अब हम अपने इंटीग्रेशन के इस डोमेन को एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि z के लिए हमने पहले ही फिक्स कर लिया है। इसलिए अब हम इस वॉल्यूम को यहाँ प्रोजेक्ट करते समय एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। एक्स वाई प्लेन तक हमें इस त्रिभुज के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यह त्रिभुज जो यहाँ x पर काटता है वह 1 के बराबर है और y पर इस x और y x अक्ष के साथ 1 के बराबर है। और अब इस दो आयामी में हम जानते हैं कि लिमिट कैसे फिक्स की जाए। तो इस मामले में इस y की लिमिट के लिए हमारे पास 0 से
इस रेखा तक है जो एक माइनस एक्स है, और बाहरी इंटीग्रल एक्स को फिर 0 से 1 पर छोड़ दिया गया था जो यहाँ दिया गया है। यह लिमिट होने पर अब हम आसानी से गणना कर सकते हैं क्योंकि यह 1 से अधिक x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 पावर है, यह 3 यहाँ है और जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसलिए माइनस पावर 2 मिलेगा और यह एक माइनस एक्स और माइनस वाई। यह वह इंटीग्रल है जिसका हम अभी मूल्यांकन करना चाहते हैं। जब एक बार जब हम z के संबंध में यहाँ ऊपरी लिमिट रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यह माइनस 1 बटा यहाँ है बाहर होगा, इसलिए जब हम z को रखते हैं तो एक माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर होता है, तो y और x कैंसिल हो जाएंगे और इस एक को हम जोड़ देंगे तो 2 पावर माइनस 2 होगी और फिर यह माइनस z 0 पर सेट हो जाएगा। हमारे पास x प्लस वाई और प्लस 1 पावर माइनस 2 होगा और फिर हमारे पास dy और यह dx dy और dx उनका होगा और आउटर यह इंटीग्रल 0 से 1 और 0 से 1 माइनस x। हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए हमारे पास 0 से 1 है और 0 से 1 माइनस x इस माइनस के साथ आधा उनके और यह 1/4 होगा। यह इस x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 के ऊपर 1 होगा और फिर उनके डिनोमिनेटर में प्लस और फिर dy dx y के संबंध में हमें इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, इसलिए इस स्थान पर हमें 0 से 1/4 मिलेगा और y के संबंध में तो यह सिर्फ y होगा और जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमें 1/4 और यहाँ यह एक माइनस x मिलेगा। मेरे पास माइनस साइन के साथ है, इसलिए हमें पहले इसे इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है ताकि हमें -2 और प्लस 1 मिलेगा, इसलिए हमें इस x प्लस वाई प्लस 1 -2 और प्लस 1 में से 1 मिलेगा, इसलिए यह प्लस साइन के साथ भी होगा और फिर ये यहाँ हमने पहले ही लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसलिए इस मामले में हमें इन लिमिट को y 0 से 1 माइनस एक्स में रखना होगा और फिर हर चीज x पर इंटीग्रेट हो जाएगी। इन लिमिट को यहाँ एक 0 से x के लिए y पर लगाने से तो यह फिर से यहाँ 1/2 मिल जाएगा और फिर इस लिमिट को लगाने पर 0 को x प्लस 1 मिलेगा और यह हमें लॉगरिथमिक की टर्म्स में x के संबंध में इंटीग्रेशन देगा। x के संबंध में यह मूल्यांकन फिर से सरल है, हम ऐसा कर सकते हैं और फिर इस गणना का उत्तर 1/2 होगा बेस ही के साथ लॉग स्वाभाविक रूप से यहाँ 2 जो यहाँ इंटीग्रल बन जाएगा और बाकी यहाँ 5/8। आखिरी समस्या, इसलिए इस ट्रिपल इंटीग्रल का उपयोग करके हम उस वॉल्यूम को खोजना चाहते हैं जो इस स्फीयर के लिए कॉमन है। हमारे पास स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है और यह सर्कुलर सिलेंडर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द्वारा दिया गया है ए स्क्वायर के बराबर है। तो यह फिर से वह सर्कल है जिस पर हमने पहले कई बार चर्चा की है। यह एक शिफ्टेड सर्कल है जहां त्रिज्या a/2 है और केंद्र a/2 और 0 है और जैसा कि यहाँ इस आकृति में दिखाया गया है, इसलिए यहाँ सिलेंडर जिसका एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन इस सर्कल द्वारा दिया गया है और यहाँ का केंद्र a/2 और 0 है। वॉल्यूम, यदि आप इस ट्रिपल इंटीग्रल का उपयोग करना चाहते हैं तो जाहिर है कि अब कोई इंटीग्रल नहीं होगा और हमारे पास इस भी पर यह इंटीग्रल है जो कि सिलेंडर द्वारा दिया गया है और फिर हमारे पास स्फीयर है, इसलिए स्फीयर सिलेंडर स्फीयर को काट रहा है और उस भाग पर हम वॉल्यूम ज्ञात करना चाहते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ फिर से इस v के लिए यह लिमिट ज्ञात करना है। और अब हम क्या करते हैं, पहले z के संबंध में हम फिर से रख रहे हैं z की दिशा में के लिए के 4 को मल्टीप्लिकेशन करने दें और हम केवल इस सिलेंडर के ऊपरी भाग को कंसिडर करेंगे। इसलिए
हम निचले भाग को भी प्राप्त करने के लिए डबल बनाएंगे। और फिर हमारे पास स्फीयर है तो फिर से दो भाग हैं, एक ऊपर वाला और निचला वाला, इसलिए अगर हम इस ऊपरी आधे भाग को कंसिडर करें तो हमें 4 से गुणा करना होगा कंप्लीट वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इससे हमें आधा वॉल्यूम मिलेगा क्योंकि इंटीग्रल आधा है और वह भी ऊपरी आधे से, इसलिए यह कुल वॉल्यूम का एक चौथाई होगा, इसलिए हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। लिमिट अब हमें z के लिए लिमिट फिक्स करनी है, इसलिए यह सिलेंडर है जो z की दिशा में है और यह वहाँ स्फीयर को काट रहा है, इसलिए इस ऊपरी आधे भाग के लिए z की लिमिट, क्या हम z से z में प्रवेश कर रहे हैं, 0 के बराबर है और हम इसे स्फीयर पर छोड़ रहे हैं। यहाँ स्फीयर पर क्योंकि सिलेंडर उस स्फीयर को काटता है और हमारी रुचि इस कॉमन वॉल्यूम को प्राप्त करने में है, इसलिए हम इस स्फीयर के माध्यम से डोमेन से बाहर निकल रहे हैं जहां इक्वेशन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जो ऊपरी आधे हिस्से में इस z के लिए है एक भाग, इसलिए z के लिए लिमिट अब 0 से उस तक स्पष्ट है, वह स्फीयर है क्योंकि हम उस डोमेन को उस स्फीयर पर छोड़ रहे हैं और अब यह z दिशा पूरी हो गई है और अब हम इसे इस एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं और यह ठीक यहाँ प्रोजेक्शन है। अब हमें इस सेमी सर्कल सर्कुलर डिस्क की लिमिट पूरी करनी है। इस स्थिति में अब y इस 0 से यहाँ प्रवेश करता है और इसे सर्कल पर छोड़ देता है। y अग्रसर है सर्कल के क्योंकि सर्कल इक्वेशन यह था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x, इसलिए यहाँ से हम x और माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त कर सकते हैं और फिर स्क्वायर रूट प्राप्त कर सकते हैं। यह ऊपरी लिमिट है और अब a के लिए हम 0 से इस a की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इस x 0 से a तक के लिए फिर से ऐसी लिमिट जहां इस विशेष मामले में मुश्किल नहीं है, हमें केवल एक चीज z लिमिट लिए सावधान रहना होगा क्योंकि z के मामले में हम इस एक्स वाई प्लेन से प्रवेश कर रहे हैं लेकिन हम इस स्फीयर से होकर z की दिशा में जा रहे हैं। जब हम एक बार z के लिए लिमिट सेट कर लेते हैं, हम प्रोजेक्ट करते हैं कि यह कॉमन वॉल्यूम एक्स वाई प्लेन के लिए है और यह हमारे कंसिडर करने के लिए ठीक सेमी सर्कुलर डिस्क होगा और इसके लिए लिमिट हम यहां आसानी से सेट कर सकते हैं। इसलिए अब हमें इस इंटीग्रल के लिए यहां केवल इस मूल्यांकन की आवश्यकता है और हम पहले z के संबंध में आंतरिक के लिए कर सकते हैं ताकि वह z और फिर ऊपरी लिमिट हो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी बटा डी एक्स। और अब यह डबल इंटीग्रल है जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए हम आसानी से इस इंटीग्रल का मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में पोलर कोऑर्डिनेट में परिवर्तन बहुत आसान होगा क्योंकि हम यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखते हैं और सर्कल जो पहले से ही दिया गया है और हम जानते हैं कि पोलर इक्वेशन के लिए भी r बराबर a cos थीटा होगा। वह सर्कल यहाँ होगा r a cos थीटा के बराबर है, इसलिए यदि हम इस पोलर कोऑर्डिनेट में रखते हैं तो यह आसान हो जाएगा क्योंकि r 0 से इस तक a cos थीटा से सर्कल और थीटा 0 से होगा इस पाई बटा 2 से, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट में होने से मूल्यांकन आसान हो जाएगा और हमने पहले भी समान स्लैश सिमिलर इक्वेशन का मूल्यांकन किया है। इसका मूल्यांकन करने के लिए हम पोलर कोऑर्डिनेट में बदलेंगे r 0 से इस सर्कल तक जाएगा, इसलिए 0 से और यहाँ इस सर्कल में, इसलिए r 0 के बराबर है और r इसे cos थीटा बराबर है जो इस r के लिए लिमिट है और यह r और थीटा के लिए हमारे पास 0 से पाई बटा 2 और यह 4 कंप्लीट वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए है और हमारे पास a स्क्वायर माइनस यह r स्क्वायर है, इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास r स्क्वायर आर डी थीटा है। यह हम फिर से कर सकते हैं, यह एक साधारण प्रसिद्ध फंक्शन है जिसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि r पहले से ही दिया गया है उनका और फिर हम निचली और ऊपरी लिमिट रख सकते हैं, इसलिए हम इस मामले में यह sin क्यू थीटा माइनस 1 और d थीटा माइनस 4 बटा 3 a क्यूब के फैक्टर के साथ प्राप्त करेंगे। लेकिन हम यहाँ इस
आइडेंटिटी को जानते हैं कि साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, इसलिए यह साइन क्यूब थीटा हम साइन 3 थीटा और साइन थीटा के टर्म्स पर लिख सकते हैं, जो कि इंटीग्रेट करना आसान है। हम साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं, हम साइन 3 थीटा को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यह साइन क्यूब थीटा हम इस आइडेंटिटी से कन्वर्ट कर सकें साइन 3 थीटा और साइन थीटा के टर्म्स पर। और इस सिंगल इंटीग्रल के मूल्यांकन के बाद हमें 2/3 a³ और पाई माइनस यह 4/3 मिलेगा। यहाँ निष्कर्ष यह है कि हम ट्रिपल इंटीग्रल के सरल मूल्यांकन पर नज़र डाल चुके हैं, और जो सबसे कठिन भाग था वह था लिमिट फिक्स करना। और यहाँ ट्रिक यह है कि पहले हम z के उदाहरण के लिए लिमिट फिक्स करेंगे, जो हम x या y के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन z के लिए लिमिट फिक्स करते हुए हमें यह देखना होगा कि हम पूरे वॉल्यूम को कहाँ दर्ज कर रहे हैं और किस पॉइंट पर, किस सरफेस पर हम वॉल्यूम से बाहर निकल रहे हैं, ताकि उदाहरण के लिए इस दिशा z की लिमिट, और एक बार जब हम इसे 1 के संबंध में फिक्स कर लेते हैं तो हम पूरे वॉल्यूम को दूसरे प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यदि हमने z के संबंध में पहले से ही फिक्स कर लिया है तो हम जियोमेट्री के वॉल्यूम को xy प्लेन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और एक बार जब हम xy प्लेन पर प्रोजेक्ट करते हैं तो हम 2 आयामों में होते हैं, और हम जानते हैं कि 2 आयामी मामले की लिमिट कैसे फिक्स की जाती है। ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने लेक्चर तैयार करने के लिए किया है, और आपका बहुत 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 धन्यवाद।